हेलो दोस्तों। शैतानपुर में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं विशाल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ मजबूत दिल वाले लोग ही सुन पाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप यही सोचेंगे कि ये कहानी किसी फिल्म से उठाकर मैं सुना रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सारी घटना आज मेरी खुद की अपनी आंखों देखी है, जो कि खुद मेरे परिवार में एक आदमी के साथ हुई थी। वैसे तो ये कहानी मुझे बताने के लिए मना किया गया था कि मैं किसी को ना सुनाऊं, लेकिन फिर आप लोगों के बारे में मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बार आप लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो इस कहानी से दूर रहे। तो इससे पहले कि हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव में 9th क्लास में पढ़ता था। मैं बता दूं, हमारा 8 लोगों का परिवार है। हम 2 भाई हैं, सबसे छोटी 2 बहन, मम्मी पापा, दादा और एक बुआ। दादी को तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं देखा था। हम अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। किसी तरह की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कुछ नहीं था। जो जहाँ रहता खुश रहता था, मस्त रहता था। मुझे शुरू से ही संगीत में बहुत लगाव था। पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई नाता उतना नहीं रहा। अगले महीने मेरे 9th की टेस्ट एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी। मैं ज़ोरों से उसकी तैयारी में लगा हुआ था। मेरी बुआ जी मेरी बहुत मदद करती थी मेरी पढ़ाई में, और वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। मैं सोचता था अगर मेरी बुआ ना होती तो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकता था। 9th के टेस्ट एग्ज़ाम के पहले मेरी बुआ जी की शादी का दिन उतरा था। बुआ जी की शादी को लेकर मैं बहुत खुश भी था और दुखी भी था कि बुआ मुझे छोड़कर चली जाएंगी, फिर पढ़ाई में मेरी मदद कौन करेगा। और एक तरह से खुशी भी थी कि बुआ का अब अपना एक अलग परिवार होगा। मेरे पापा एक बिजनेसमैन इंसान हैं। वो अपनी मेहनत और बिजनेस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका ये मानना होता था कि दूसरों की कंपनी, फैक्ट्री में काम करके इंसान एक सीमित तनख्वाह पा सकता है, लेकिन अगर वो अपने काम का खुद मालिक बन जाए तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितना कमाना है। इसलिए वो बिज़नेस में ज़्यादा लगाव रखते थे। मुझे भी ये बात बहुत पसंद थी, लेकिन मैं शुरू से एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता था। पढ़ाई तो मैं सिर्फ इसलिए लेता था कि मेरे पास कुछ नॉलेज रहे, मैं किसी से दब ना सकूं। वैसे मैं बता दूं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। खैर, धीरे धीरे बुआ जी के शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था। हम लोग तिलक लेके गए। तिलक ले जाते समय सब बहुत खुश थे। तिलक में बहुत चीज़ें हमने लड़के वालों को दी, फिर वापस भी आए। शादी के दिन का इंतज़ार हो रहा था। अब शादी के 2 दिन पहले मैं, मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, दादाजी और जितने लोग थे हमारे फैमिली के आस पड़ोस वाले, सभी ख़रीदारी के लिए मार्केट गए। एक बड़ा सा होलसेल हमने बुक किया। वहाँ पर हमने घूम घूम के बहुत सारी ख़रीदारी की। कपड़े, गहने वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लीं। वापस आते समय मेरी बुआ जी को भूख लग गई। मेरी बुआ जी ने कहा गाड़ी रोकने के लिए। मैंने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रोकने के बाद हमने सोचा
किसी होटल में चलते हैं। आसपास बहुत सारे होटल थे। हमने उनमें से एक होटल को देखा जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सामान बिक रहे थे, खाने पीने की चीज़ें। हम सारे लोग उसी होटल में गए। हम सब ने खाना खाया। किसी ने शाकाहारी, किसी ने मांसाहारी, मतलब भर पेट हम लोग खा चुके थे। लेकिन मेरी बुआ जी ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगी, बहुत धूल उड़ रही है, मैं गाड़ी में ही घर जाते जाते खा लूँगी। हम सब राज़ी हो गए। फिर हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, बुआ जी खाना खाने लगी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बुआ जी ने खाना खाकर पत्ता बाहर फेंक दिया। जो प्लेट होती है, पेपर प्लेट, उसे बाहर फेंका। और फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। तब तक सब कुछ ठीक था। 2 दिन बाद शादी थी। टेंट हाउस वगैरह हर चीज़ की सजावट तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बस बारातियों का इंतज़ार हो रहा था। 2 दिन बाद गाने बजने लगे डीजे पर और शाम का इंतज़ार था कि शाम हो और कब बाराती आए। खैर, शाम के उस वक्त 3 बज रहे थे। लगभग 9 बजे का समय था बाराती के आने का। हम सब पूरी तैयारी करके बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरे पास एक कॉल आया कि बुआ जी तुमको बुला रही हैं। मैं बुआ जी के पास गया। उन्होंने बताया, विशाल मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने कहा 1 मिनट आप यहाँ पर आराम करिए, मैं मेडिसिन्स लेकर आता हूँ। मैं अपने रूम में गया और कुछ सर दर्द की गोलियाँ रखी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं गोली खा खा के ज़बरदस्ती पढ़ाई करता हूँ। मैं उसमें से मेडिसिन्स का सेट ले जाकर अपनी बुआ जी के पास रख दिया और उनसे कह दिया इसमें से दवा खा लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं वापस नीचे आ गया। बुआ जी को बहुत सारी औरतें मिलकर तैयार कर रही थीं। तब तक कुछ देर बाद बारात भी आ गई। 9 बजने में करीब 10 मिनट कम होंगे। बारात आई। हम नाश्ता वगैरह ले जाकर सबको बांटने लगे। नाश्ता बांट ही रहे थे तभी मेरे पापा के पास मेरे चाचा ने कॉल किया, भैया जल्दी से आइए, बहुत ज़रूरी काम है। पापा सोच में पड़ गए कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया, कुछ देर में आता हूँ। चाचा बोले, नहीं, जो कर रहे हैं उसको छोड़िए, फ़िलहाल जल्दी आइए घर पे। स्कूल पे नाश्ता बांटा जा रहा था। मेरे पापा वहीं थे। बाइक उठाकर वो घर चले गए। घर गए तो देखा कि बुआ जी बेहोश, जहाँ मेकअप हो रहा था उसी रूम में बेहोश गिरी हुई थी। सबको बहुत चिंता हो गई। बाद में बुआ जी को किसी तरह होश में लाया गया तो उन्होंने बताया कि जब मेरा मेकअप करके सारी औरतें बाहर चली गईं तो पता नहीं ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे बहुत ज़ोर का हथौड़े जैसा भारी चीज़ से मारा हो और मैं चलते चलते यहीं पे चक्कर खा के गिर गई। खैर, अभी सब ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, फिट हूँ। सबको उनके होश में आने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई। सबने समझाया भी कि दिमाग में किसी तरह का टेंशन मत रखो और दिमाग एकदम फ्री रखो। आज तुम्हारी शादी है, थोड़ी भी गलती लड़के वालों को नाराज़ कर सकती है। बुआ जी ने कहा, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप लोग तैयारी करिए। तभी जो दूल्हा था वो मंडप में आया। पंडित मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने कहा दुल्हन को बुलाइए। जब दुल्हन को लेने गए तो मैं भी उनके साथ गया। मैं बता दूं, बुआ जी से मुझे बहुत प्यार था। मैं अपनी बुआ से कुछ देर के लिए भी अलग रहना पसंद नहीं करता था और वो भी मुझे उतना ही प्यार करती थी। हम दोनों एक दोस्त की तरह थे। मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनसे शेयर करता था, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, और वो मुझे उसका सलूशन बताया करती थी।
जब बुआ जी मंडप में आई, जब पंडित मंत्र पढ़ने लगा, तो पता नहीं क्यों बुआ जी अपना सर पकड़कर वहीं बैठी थीं। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि बुआ जी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं वहीं मंडप के पास बुआ जी के बगल में जाके उनके कानों में बोला कि अगर आपको तकलीफ़ है तो बोलिए, मैं दवा यहाँ लाकर दे देता हूँ। बुआ जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी सब चलेगा, कुछ समय लगेगा शादी पूरा होने में, फिर मैं बाद में जाकर दवा खा लूँगी। मैं मान गया। धीरे धीरे जब पंडित भगवान के नाम वाले मंत्र पढ़ने लगा, अचानक बुआ जी के चेहरे पर मैंने गुस्सा देखा और उनकी आंखें पूरे खून की जैसी लाल हो गई थी, जैसे वो अभी अगर चाहे तो पंडित को जान से मार दे। मतलब ऐसा था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर किसी तरह शादी कंप्लीट हुई। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन खाना खाने लगे। दूल्हे ने अपने हाथ से मेरी बुआ जी को खाना खिलाने की कोशिश की, पर बुआ जी ने उसके हाथ पर मार दिया, धक्का देते हुए कहा कि नहीं खाना मुझे। सबको ये बात थोड़ी अजीब लगी, कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, लेकिन तभी दूल्हा बोला, कोई बात नहीं, अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा शर्मा रही है, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी, आप तो मेरी ही बीबी है ना। मेरे फूफा ने मजाक में ऐसा कहा। बुआ जी एक शैतानी हंसी के साथ उनकी तरफ देखने लगी और बोली, वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि बुआ जी का ऐसा रवैया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, साधारण सी बात को लेकर मैं इस बात को उतना माइंडली नहीं लिया, लेकिन जब विदाई का समय आया सुबह में, बुआ जी को जाते देख सब रो रहे थे, लेकिन बुआ जी के चेहरे पर एक हंसी थी, वो थोड़ा भी नहीं रोई। ये बहुत ही सोचने वाली बात थी। विदाई के वक्त अक्सर हर लड़की रो देती है, कितने भी पत्थर दिल इंसान हो उस वक्त रो ही देता है, लेकिन बुआ जी क्यों नहीं रोई। खैर, ये तो अच्छी बात थी कि बुआ जी खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में थोड़ी खटकी। बुआ जी की विदाई के 10 दिन बाद मेरा 9 महीने का टेस्ट परीक्षा जो था वो शुरू हुआ। परीक्षा के बाद जब मैं 2-3 दिन के लिए घर पर रेस्ट करने के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर आया, तो छुट्टी के लास्ट दिन मेरे पापा के पास बुआ जी के ससुराल से फ़ोन आया कि ये बहुत अजीब अजीब हरकतें करती है, किसी से ठीक से बात नहीं करती, ठीक से किसी से मिलती नहीं है, अगर कोई इससे बात करे तो उससे गुस्से में बात करती है, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे लगता है कि इसे यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है। आप एक काम करिए, विशाल को या उसके छोटे भाई को, किसी को यहाँ पर भेज दीजिए जिससे इसका दिल लगा रहे। मेरे पापा ने मान लिया और मुझसे पूछा कि विशाल, तुम्हारी कितने दिन की छुट्टी बाकी है। मैंने कहा, पापा आज तो लास्ट डेट है, कल से स्कूल वापस जाना होगा। तो पापा ने कहा, तुम्हारी बुआ सबसे ज़्यादा तुमसे लगाव रखती है, एक काम करो, तुम 1 महीने की छुट्टी और ले लो, मैं स्कूल में तुम्हारे बात कर लेता हूँ और अपनी बुआ के यहाँ चले जाओ। मैंने कहा, जी पापा, ठीक है। मैंने एक लेटर लिखा और स्कूल में भिजवा दिया। अगले दिन पापा के पास फ़ोन आया तो उन्होंने सारी बात बताई कि इसकी बुआ का शादी हो चुका है, वहाँ पर वो ठीक से रह नहीं पा रही है, इसलिए 1 महीने के लिए मैंने विशाल को वहाँ भेजा है। स्कूल के लोग भी मान गए। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गया, सबको नमस्ते किया। बुआ जी मुझे देख के बहुत खुश हुई और दौड़ के आके मुझे गले से लगा लिया और जल्दी से मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें ले आई और बोली,
अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा यहाँ बहुत मन घुट रहा है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर डर सा लगा रहता है, और कोई कुछ बोले तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन अच्छा किया तुम आ गए। अब सब ठीक रहेगा। जब भी मेरा दिल नहीं लगेगा मैं तुमसे बातें कर लिया करूँगी। मैंने कहा जी बुआ जी, मैं इसीलिए तो आया हूँ कि आपको अकेलापन महसूस ना हो। खैर एक बात बताइए, फूफा जी आप पर गुस्सा तो नहीं करते ना? बुआ बोली। कि नहीं, कभी कभी मेरी ही गलतियों की वजह से वो मुझे कभी डांट दिया करते हैं, और नाराज़ होने पर फिर मना भी लेते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। फिर कुछ देर बाद रात हुई। बुआ जी ने मुझे खाना खिलाया और अपने बेडरूम के बगल वाले रूम में मुझे एक कमरा दिया और बोले कि यहीं सो जाओ। रात को या कभी भी कोई चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं बोला जी बुआ जी ठीक है। हम सब सो गए थे, लेकिन बुआ जी बिल्कुल ठीक थी। उस समय मैंने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। मेरी रात को 2 बजे 3 बजे तक जागने की आदत है। मैं बता दूँ मैं बहुत कम सोता हूँ। 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती। मैं बैठकर गाने ही लिख रहा था, तभी मेरी बुआ जी के कमरे से मुझे पायल की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद बुआ जी उठ गई होंगी, अब जाके नहाएंगी पूजा करेंगी। मैं वैसे ही गाने लिखते रहा और मैं करता भी क्या। तभी मेरे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं सोचा कि बुआ जी इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही है। मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर किसी ने दरवाज़ा 2-3 बार खटखटाया। अब मैं गया और दरवाज़ा को जब खोला तो देखा कि सामने कोई नहीं था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने गेट बंद करके अंदर आके गाने का एक लास्ट अंतरा बाकी था, मैं उसे ही लिख रहा था। तभी मैंने सोचा कि सुबह तो हो गई है, चलता हूँ देखता हूँ आसपास के गांव में क्या क्या है। उस वक्त करीब 5 बज चुके थे। मैं उठा, गया घूम, वापस आया तो मैंने देखा बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही है घर में। फिर मैं बुआ जी के रूम में आया तो मैं देखा कि बुआ जी अभी तक सोई हैं। मैंने उनको जगाने की कोशिश की। मैं बता दूं मैं अपनी बुआ जी से बहुत मजाक करता हूँ। मैं उनके पैर में पहले मैंने सोचा कि इनके पैर में गुदगुदी करता हूँ, फिर ये उठ जाएंगी। मैंने धीरे से पैर में गुदगुदी की पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने उनके कान में जाके ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं ज़ोर से चिल्लाया उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, परेशान मत करो मुझे, भाग जाओ यहाँ से। मैं डर गया। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बुआ जी ने आज तक कभी मुझे डांटा तक नहीं था, आज थप्पड़ क्यों मारा। खैर मैंने अपने फूफा को ये बात बताई कि बुआ जी को क्या हुआ है। उन्होंने बताया विशाल ये ऐसे ही हरकतें करती रहती है, इसीलिए इससे जल्दी कोई बात तक नहीं करता डर के मारे। मैंने कहा नहीं फूफा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इन्हें कहीं दिखाइए डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास। वो फूफा ने कहा कि शादी के बाद मैंने इसको दिखाया था, आए हुए 2 दिन ही हुए थे, हम इतने परेशान हो गए, इसे दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, इनके सर में थोड़ा दर्द रहता है, उसके लिए मेडिसिन आप इनको दीजिए। हमने सब किया, कुछ दिन ठीक रही, फिर 2 दिन बाद वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, शायद कोई टेंशन होगा। फूफा बोले हाँ हो सकता है। मैंने कहा कि चलिए फूफा जी मुझे अपना गांव दिखाइए। सुबह सुबह तो मैं जाकर घूम आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पूरा गांव में अच्छे से अकेले नहीं घूम पाऊँगा। मेरे फूफा लेके गए। वो अपना मोबाइल
सब कुछ घर पर छोड़ गए थे। उन्होंने एक हाफ पैंट पहना था और बनियान पहना था। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना था। मेरे पास मेरा फ़ोन था। हम जब आधा ही गांव घूमे थे तभी घर से फ़ोन आया, मेरे फूफा के घर से, कि जल्दी से आइए। जब मेरे फूफा और मैं मेरे घर आए, जब मैं और फूफा घर पहुँचे तो देखा कि बुआ जी बुरी तरह से बिस्तर को बिटोरे हुए नीचे फेंक चुकी थी। सारे लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। मेरे फूफा अंदर गए। मेरी बुआ जी ने यहाँ तक कि उन्हें भी कस के एक चांटा मारा। उस वक्त मुझे अपनी बुआ पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैं क्या कर सकता था। मैं अपनी बुआ के ससुराल में था। मैं उन्हें ठीक से डांट भी नहीं पाया। मैं ये कहना चाहता था कि बुआ जी, ये अच्छी बात नहीं है। इतना मैंने सोचते ही मेरी बुआ जी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं अंदर उनके कमरे में गया। बुआ जी ने कहा कि तुम मुझे डांटना चाहते हो, हिम्मत है, डांट के दिखाओ मुझे, तुम्हें भी थप्पड़ लगाऊंगी। तभी मेरा गुस्सा और तेज़ हो गया। मैंने कहा, बुआ जी, ये क्या कर रही हो आप? उन्होंने कहा, बकवास बंद करो, चले जाओ यहाँ से। किसने बुलाया तुझे यहाँ पे? मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। उसी वक्त मैंने अपना बैग पैक किया और मैं वहाँ से चला गया। अपने घर जाने के बाद वहाँ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन जब मैं अपने घर पहुँच गया, मेरे घर वालों ने पूछा, तुम क्यों आ गए? मैंने उनसे कहा कि बस ऐसे ही, मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि सब लोग बुआ जी पर बहुत गुस्सा करते और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर करीब 3 दिन बाद मेरे बुआ जी के घर से फिर मेरे पापा को फ़ोन आया कि आप लोग जल्दी से हमारे फार्म हाउस पर आइए। पापा ने कहा, पर क्या हुआ? तो मेरे फूफा ने कहा कि प्लीज़ आप जल्दी आइए, बाद में बताएंगे क्या हुआ। मेरे पापा ने गाड़ी निकाली, हम सब तैयार हुए। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे तैयार कराया और कहा कि चलो। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बुआ जी को कुर्सी पर रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी बुआ जी को ऐसे बंधे देख अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अपने फूफा को बहुत डांट लगाई, बहुत चिल्लाया उनके ऊपर और कहा कि मैं अपनी बुआ जी को खोलने जा रहा हूँ। मेरे फूफा ने मुझे रोका, नहीं विशाल, ऐसी गलती मत करना, वरना ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। मैंने कहा, फालतू की बात मत करिए, मेरी बुआ ऐसी नहीं है, ज़रूर आप लोगों ने कुछ किया है इनके साथ। मेरे फूफा मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैंने ऐसी बात ही कह दी थी। मेरे फूफा भी मेरी बुआ से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, लेकिन मुझे ये बात उस समय समझ नहीं आई। मैं दौड़ के गया, अपनी बुआ जी का हाथ पैर मैंने कुर्सी से खोल दिया। हाथ पैर खोलते ही वापस मुझे खींच लिया गया पीछे। मेरी बुआ की ससुर ने और फूफा ने मुझे पीछे खींचा। तभी मेरी बुआ वापस जाग उठी। जब उन्होंने आँख खोली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उनकी आँख के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे धधकती आग जल रही हो, और उनके बहुत तेज़ी से पसीने छूट रहे थे और वो दांत कटकटा रही थी। उस वक्त मैं अपनी बुआ जी को देखकर बहुत दुखी हुआ। सच बताऊं तो मेरा रोने का दिल कर रहा था। बुआ को इतनी बुरी हालत में मैंने कभी नहीं देखा था। फिर 3-4 लोगों ने मेरी बुआ जी को पकड़कर वापस कुर्सी पर बांधा और फिर मैंने पूछा कि आखिर इनको हुआ क्या है। तो मेरे फूफा ने बताया कि जब तुम यहाँ से गए तो इसने तुम्हारी दादी को बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी और मुझे थप्पड़ भी मारा और
यहाँ तक कि मेरे पापा को बहुत बेइज्जती की। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने इसके मुंह में रुमाल भरकर कुर्सी से बांधा। फिर ये रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मुझे तरस आया, मैंने खोल दिया। फिर रात को जब हम सोए तो मैं और ये दोनों बिस्तर पे सोए थे। तुम्हारी बुआ धीरे धीरे बिस्तर पर मेरे पास आई और मुझे पहले जगा कर देखा। मैं पक्की नींद पर था। वैसे तो मैं बता दूं कि मैं नाटक कर रहा था। फिर तुम्हारी बुआ ने तकिए के नीचे से चाकू निकाल के मुझे मारने की कोशिश की। तभी मैंने हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर तुम्हारी बुआ को मैंने 2-4 थप्पड़ लगाए और उसी रात को कुर्सी पर बांध के यहाँ फार्म हाउस ले आया। अब बताइए मैं क्या करूं? इसको क्या हुआ है? अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी दिक्कतें आने लगी। मैंने अपने फूफा से कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरी बुआ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ज़रूर आप लोगों ने इसके ऊपर जादू टोना या कुछ करवाया है। मैंने कहा इन्हें किसी बाबा से दिखाया जाए। सब बात पर राजी थे। मैं एक बाबा को जानता था, उन्होंने मेरे टीचर के बेटे को ठीक किया था। मैंने कहा अपने फूफा से कि मैं एक बाबा को जानता हूँ, अगर आप सब राज़ी हों तो मैं अपनी बुआ को वहीं दिखाना चाहता हूँ। सब बोले ठीक है। 3 कार चली। तीनों गाड़ियों में आदमी भर भर के थे। बीच में बुआ जी वाली कार थी। जैसे ही हम उस बाबा के घर के सामने पहुँचे, मेरी बुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार यहाँ पर लाए हो। उस वक्त मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इन्हें कस के पकड़ के अंदर ले चलो, नहीं जाए तो उठा कर ले चलो। सब ने इन्हें उठाया और अंदर ले गए। तांत्रिक ने हवन ववन हर चीज़ की तैयारी पहले से पूरी कर रखी थी। उन्होंने कहा इसे सामने बैठाओ, लेकिन बुआ जी नहीं बैठी। हमारे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तांत्रिक के सामने बुआ जी नहीं बैठ रही थी। तांत्रिक ने एक काले रंग की छड़ी उठाई और बुआ जी की तरफ दिखाया और कहा, बैठ जा यहाँ पे, मैं जानता हूँ तू कौन है और क्या चाहती है। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इतना तांत्रिक के बोलते ही मेरी बुआ जी चुपचाप जाकर वहाँ बैठ गई और एक शैतानी हंसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी तांत्रिक ने कहा, क्या चाहिए तुझे, बता मुझे, मैं तुझे वो सब दूंगा। बस ये बता कि इस लड़की को छोड़ने के बदले तुझे क्या चाहिए। मेरी बुआ जी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने घर जाने दो। तांत्रिक ने कहा, बकवास बंद कर, तू जानती नहीं किससे बात कर रही है। तुझ जैसे बहुत को मैंने ठीक किया है और आज तुझे भी ठीक करूँगा। तुझे क्या लगता है तू इसे अपने साथ रखकर बहुत परेशान करेगा, इसका खून चूसेगा? मैं बता दूं कि उस तांत्रिक का सारा करा धरा देख मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप कार में जाकर बैठ गया, सबसे अलग, अकेले। मेरी बुआ जी के साथ अंदर क्या हो रहा था मैं बाहर बैठे बैठे सब सुन रहा था। मेरी बुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रही थी कि जाने दे मुझे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तांत्रिक बोला, अच्छा, क्या कर लेगी तू मेरा? तभी बुआ बोली, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
तो तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तुझे मुझे जान से मारने के लिए अगर अगर तू मुझे जान से मारती है तो मैं तैयार हूँ मरने के लिए। पर इतना बता, तूने इसे क्यों पकड़ा है? मेरी बुआ जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। तांत्रिक ने बहुत बार पूछा, बुआ जी को छड़ी से मारा भी, लेकिन वो यही बोलती रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। सब लोग बुआ जी को लेकर वापस आ गए। तांत्रिक ने ये कहा था, इसको कुछ नहीं हुआ है, शायद इसके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई बात है जिससे ये परेशान है, इसीलिए कोई इससे कुछ बोलता है तो ये तुरंत भड़क जाती है। उन सब ने ये माना और उस वक्त हमारी पूरी फैमिली बुआ जी के घर पर रुक गई रात को। मेरे फूफा ने सोचा कि आज बहुत सारे कुटुंब आए हुए हैं, तो आज की शाम थोड़ी रंगीन शाम बनाई जाए। वो 3-4 मुर्गे ला के कटवाए और कुछ मछलियाँ भी थीं। तो जब मेरी बुआ जी को भेजा गया कि जाओ थोड़ा चिकन धोकर लाओ, बुआ जी जब चिकन धोने गई तो करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आई थी। तभी हम लोग गए सब देखने कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरी बुआ की सास ने ज़ोर से चीख मारी। हम दौड़ के गए कि क्या हो गया। अभी तक हम घर ही देख रहे थे, लेकिन चीखने के बाद जब हम उनके किचन में पहुँचे तो देखा कि दादी बहुत डरी हुई थी। वो बोल रही थी कि उसे देखो, पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही हमने अपनी बुआ जी की तरफ नज़र घुमाया तो हमारे होश उड़ गए। मैंने देखा बुआ जी लगभग आधे से ज़्यादा चिकन, जो कि करीब 3 किलो के आसपास था, आधा चिकन वो कच्चा खा चुकी थी और उनके ज़बान के ऊपर खून ही खून था। मेरी बुआ का मुंह के अंदर चिकन का एक टुकड़ा पड़ा था और हाथ में पूरा चिकन भरा हुआ था और बुआ बेहोश थी। उनकी आंखें खुली हुई भी थी, पूरी लाल लाल खून जैसी। मैं बहुत डर गया, मैं क्या हम सभी बहुत डर गए थे। हमने बुआ जी को उठाया और बिस्तर पर ले जाकर लिटाया और बाहर आए और वो बोले कि किसी डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर आया, उन्हें इंजेक्शन दिया आराम का, कुछ दवाइयाँ लिख कर चला गया। डॉक्टर ने कहा, इनका ख़ास ध्यान रखा जाए, इन्हें दिमागी प्रॉब्लम है जो अभी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में बहुत भयानक रूप भी ले सकती है। फूफा ने कहा, जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। तभी मेरी बुआ जी अंदर से कुछ बड़बड़ा रही थी। सब लोग अंदर गए। उनका बड़बड़ाना देख मेरे फूफा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। ज़ोर से बोले, ये क्या नाटक लगा रखा है? इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें? इस घर की बहू हो तुम। कितना समझाएं तुम्हें, कितना समझाएं? तुम्हें मारें पीटें कि क्या करें? तभी वो एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, तेरी क्या औकात है मुझे मारने की? छू कर तो दिखा, यहीं तेरी जान ले लूँगी। मेरे फूफा को ये जवाब सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि अभी तक तो ये बेहोश कुछ बड़बड़ा रही थी, अचानक इसको क्या हो गया। मेरी बुआ जी बोली, इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरा अपमान किया है। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, मेरी बुआ किसी का अपमान नहीं कर सकती। क्या अपमान किया है इन्होंने तुम्हारा, बताओ मुझे। तो मैं यही कहूँगा कि उनके ऊपर एक आत्मा थी। उस आत्मा ने कहा,
जब इसकी शादी के पहले तुम लोग खरीदारी करने गए थे, तुम लोगों ने बहुत सी खरीदारियाँ की, बहुत कपड़े गहने वगैरह वगैरह खरीदे। वापस आते समय इसने खाना खाकर एक पत्ता फेंका था। वो पत्ता जहाँ मेरी चिता जलाई गई थी उसके ऊपर आके गिरा और किसी का जूठा मेरी चिता के ऊपर मिले, ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम में जितना दम हो तुम रोक लो, लेकिन इसे अब बचा नहीं पाओगे। मेरे फूफा सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने हम पर भी गुस्सा किया कि आपने इसे रोका क्यों नहीं पत्ता फेंकने से। मेरे पापा बोले कि हमें क्या मालूम था कि इसने पत्ता कहाँ फेंका है। खा रही थी गाड़ी में खाना, इसने पत्ता बाहर फेंका बस। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी मैं बोला कि नहीं, बुआ जी का सर दर्द कर रहा था। मंडप में भी उन्हें मैंने काफ़ी परेशान देखा था और उस वक्त फूफा जब खाना खिला रहे थे तब भी इन्होंने बहुत गुस्सा किया था। तभी मेरे पापा ने मुझे डांटा और बोले कि चुप रह, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा बकवास नहीं पापा, ये फूफा की ज़िंदगी का सवाल है। इन्हें जल्दी से किसी बड़े दरगाह में या किसी तांत्रिक के पास लेके चलिए। सब लोग राजी हुए। मेरे फूफा के पापा जी बोले मेरे नज़र में एक दरगाह है, वैसे तो वो यहाँ से काफ़ी दूर है। सुबह अगर निकलते हैं तो शाम को वहाँ पहुँचेंगे। रात भर जैसे तैसे हमने काटी। सुबह जब बुआ जी को लेने गए दरगाह ले जाने के लिए तो बुआ जी अपने बिस्तर पर नहीं मिली। पूरे घर में खोजा गया पर कहीं नहीं मिली। तभी बिस्तर के पास से उनकी आवाज़ आई, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ध्यान दिया, वो भी इसलिए कि रूम के बाहर मैं खड़ा था। गेट बंद किया था मैंने बाहर से, अंदर कोई नहीं था और रूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने गेट खोल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी तो फ़िलहाल मैं ही रूम से निकला और मैंने बाहर से लॉक किया, अब अंदर से किसने कर दिया? सारे लोगों को मैंने आवाज़ देकर बुलाया और बोला ये रूम नहीं खुल रहा है। तभी मेरे फूफा ने एक ज़ोर की लात मारी दरवाजे के लॉक पर और लॉक टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। हमने पूरा रूम तलाशा, कहीं नहीं मिला। तभी बिस्तर के नीचे से जो नया बेड लगा हुआ था, खून की एक धारा निकली, पतली सी। सभी उसे देख के बहुत हैरान हो गए, डर गए कि आखिर ये कैसे हो गया, कि कहाँ से आ रहा है। सब दूर जाके बिस्तर के नीचे देखने लगे। सबने जब नज़र बिस्तर के नीचे डाली, मेरी माँ, मेरी दादी दोनों बेहोश हो चुके थे। देखते ही हमें भी विश्वास नहीं हुआ था। मेरी बुआ ने एक काली बिल्ली पकड़ के उसका गर्दन फाड़ चुकी थी और उसके अंदर से मांस निकाल के खा रही थी। जैसा ही हम चिल्लाए कि बुआ ये क्या कर रही हो, बुआ ज़ोर से चीखी, एकदम से खड़ी हुई, पूरा बेड पलट गया। खड़ी हुई और मुझे और मेरे फूफा को गर्दन से उठा दिया। तुम सब चुप रहो, आज की रात इस लड़की की आखिरी रात है। बीच में जो आएगा वो भी इसी की तरह तड़प तड़प के मरेगा। मैं डर गया था, लेकिन मैं अपनी बुआ को इस हाल में नहीं देख सकता था। मैं फ़ौरन उस घर के मंदिर में गया और बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी एक फ़ोटो लेकर बुआ जी के कमरे में आया और बुआ जी बिस्तर पर लेटी हुई थी और हंस रही थी। तभी मैं धीरे धीरे बुआ जी के करीब गया और कुछ दूर पर ही खड़ा हो गया। तभी बुआ ने उंगली से मुझे अपने पास बुलाया
उनकी आंखें पूरी लाल लाल हो चुकी थी, बाल पूरे बिखरे हुए। वैसे तो उनका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था। उनकी दांतें ऐसी दिख रही थी जैसे बहुत दिन से उन्होंने ब्रश नहीं किया हो। चेहरा पूरा सूख गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बुआ क्या थी और क्या हो गई। उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैं हनुमान जी की फ़ोटो अपने पीछे छुपा के उनके पास गया और कहा कि अपनी बुआ से बात करना चाहता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। मैंने कहा कि हाँ, एक बार मुझे अपनी बुआ से बात करना है। उसने कहा ठीक है, कर ले। जैसे ही बुआ जी बोली, विशाल अब मैं जा रही हूँ, तुम सब ठीक से रहना। मैंने कहा नहीं बुआ जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी बोली कि नहीं विशाल, तुम इसे नहीं जानते। ये बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरा जीना हराम कर दिया है इसने। ये बोल रही है तूने मेरी बेइज्जती की है, अब तो जिंदा नहीं रह सकती। मैंने कहा बुआ जी, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप चिंता मत करो, आप हम सब पर विश्वास रखो, हम आपको डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक करेंगे। तभी बुआ फिर बेहोश हो गई। करीब 1 मिनट बाद फिर होश में आने के बाद वही शैतान था। वो बोली, बात कर लिया ना अपनी बुआ से, अब जाओ, मेरा वक्त हो रहा है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मैं बोला कि तुम लोग कौन हो, क्यों मेरी बुआ के पीछे पड़े हो? तो उसने कहा हम एक पति पत्नी हैं, हमारी चिताएं एक ही जगह जलाई गई थी। इसने खाना खाकर पत्ता मेरी बीबी के चिता के ऊपर फेंका था। हम दोनों ही इसके शरीर में इस वक्त हैं और हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने पूछा कि इन्हें छोड़ने का तुम क्या लोगे? तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बुआ जी को कुछ मत करो, वो बहुत ही अच्छी लड़की हैं। उसने कहा कि ज़्यादा भावनाएं मत दिखाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, हम आज इसे लेकर जाएंगे। तभी मैंने जल्दी में हनुमान जी की तस्वीर निकाली और उसके सामने दिखाने लगा। उसने ज़ोर का हाथ मारा और तस्वीर दूर जा गिरी। मैं डर गया कि अब क्या होगा। तभी मैं बता दूं कि हमारे फूफा के पूरे रूम में चारों ओर छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए थे और एक एलईडी भी था। मेरी माँ ने क्या किया था, पहले से भजन सुन रही थी हनुमान जी के। मेरे फूफा के पिताजी ने उस भजन को स्टार्ट कर दिया और चारों वूफर की साउंड फुल कर दिए। बुआ उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तभी मैं उठा और जल्दी से फ़ोटो को लेकर उनके सामने ले गया और दिखाने लगा। मैं बता दूं, बुआ का उस वक्त वो हाल था, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो तड़प रही है, अब वो नहीं बचेगा, लेकिन यही एक आखिरी उम्मीद थी हमारी। जैसे तैसे कर कर के बुआ जी के शरीर से हमने उस आत्मा को निकाला। उसके शरीर से, बुआ जी के शरीर से जब वो आत्माएं निकली तो साफ साफ दिखाई दे रहा था दोनों पति पत्नी की आत्माएं बाहर निकल के खड़ी हों। तभी उस तांत्रिक के पास हमने फिर से फ़ोन किया जिसे पहले दिखाया था। करीब आधे घंटे के अंदर वो आ गया और उसने जल्दी से एक तावीज़ निकाल के मेरी बुआ जी के हाथ पर बांध दिया और कहा अब इसे कोई आत्मा कभी नहीं पकड़ सकती। रहा बात इन दोनों का, तो इन दोनों को सिर्फ जलाया गया था, लेकिन इनका विसर्जन नहीं किया गया था। इनकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई गई थीं, इसीलिए ये आज तक भटक रही हैं।
बाकी का काम मैं पूरा करूँगा। आप लोग बस ध्यान रखना कि ये इस रूम से बाहर ना जा सके। हम सब ने कहा, जी बाबा जी, आपको जो करना है जल्दी करिए। तभी उन बाबा ने एक किताब निकाली और ज़ोर ज़ोर से उसमें से मंत्र पढ़ने लगे। मेरी बुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, चीखती रही। वो आत्माएं बाहर निकल के खड़ी थी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो मंत्र पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। बाद में अचानक से मेरी बुआ ने एक ज़ोर की चीख के साथ आंखें बंद कर ली और बिस्तर पे गिर गई। हम सब बहुत डर गए थे। तांत्रिक ने कहा, डरने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग इसे अब अच्छे से नहला धुलाकर इसके हाथों से एक पूजा करा दो, और ध्यान रहे इसके हाथ में मेरा दिया हुआ ताबीज़ है, वो कभी ना खुले। और इन दोनों आत्माओं को मैं ले जाकर किसी पेड़ में लगा दूंगा, किसी कील के साथ किसी पेड़ में ठोक दूंगा, लेकिन तुम्हारे वजह से ये आत्माएं यहाँ तक आई हैं। ये पेड़ तुम्हारे ही घर में कहीं होना चाहिए। उस तांत्रिक को मैंने कहा कि जी बाबा, मैंने इस घर में एक पेड़ देखा है। घर के पीछे की तरफ बाउंड्री के अंदर ही मैंने एक पीपल का पेड़ देखा था, जो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था। करीब उस पेड़ को लगाए 20 साल हुए होंगे। बाबा से मैंने कहा कि इसी पेड़ में इन दोनों कीलों को ठोक दीजिए। बाबा ने ठोका और सब कुछ ठीक हो गया। हम भी अपने आप घर चले गए थे। लेकिन आज भी मेरी बुआ की हालत कुछ वैसी ही रहती है। मेरी बुआ पहले जैसी अब नहीं रही। आज भी उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। किसी के ऊपर हाथ उठाते उन्हें टाइम नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। उनसे जितना प्यार से बात किया जाए उतना ठीक रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो आपस में कुछ बड़बड़ाती रहती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तांत्रिक को भी बुला के दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इसके साथ जो घटनाएं घटी थी, इसके दिमाग पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, इसलिए हमेशा बड़बड़ाती रहती है। खैर, इससे कोई ख़तरे की बात नहीं है। आप लोग खुशी मंगल से रहिए, अब वैसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहानी सिर्फ एक कहानी होती है। मेरे साथ घटी, मैंने आपको बताया, मुझे सच्ची है। ये कहानी मेरे साथ घटी है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दी। अब ये आपके ऊपर है, विश्वास करिएगा या नहीं। मेरा काम है कहानी सुनाना। मैं हफ्ते में 1-2 ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ अब विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।